हेलो स्टूडेंट, मैं आज आपके बीच में एक वीडियो बीए सेमेस्टर 1 CBCS इकोनॉमिक्स ऑनर्स पर आधारित माइक्रो इकोनॉमिक्स का एक टॉपिक सप्लाई, जिसे हिंदी में पूर्ति कहते हैं, उसे लेकर आया। आज इस वीडियो के माध्यम से हम डिस्कस करेंगे कि सप्लाई की डेफिनेशन क्या है, अर्थात सप्लाई की परिभाषा क्या है। दूसरा देखेंगे डिटर्मिनेंट ऑफ सप्लाई, अर्थात कौन कौन से ऐसे घटक हैं जो सप्लाई को पूर्ति को प्रभावित करते हैं। तीसरा देखेंगे लॉ ऑफ सप्लाई क्या है। चौथा देखेंगे सप्लाई की क्या क्या एजम्पशन है। तो सबसे पहले हम सप्लाई के डेफिनेशन को देखते हैं और समझते हैं। जब भी हम सप्लाई अर्थात पूर्ति की बात करते हैं, उसकी एनालिसिस की बात करते हैं, उसकी विश्लेषण की बात करते हैं, तो हम एक उत्पादनकर्ता, एक मैन्युफैक्चरर के पॉइंट ऑफ व्यू से सोचते हैं, क्योंकि सप्लाई एक प्रोड्यूसर, उत्पादनकर्ता, एक मैन्युफैक्चरर किसी वस्तु का उत्पादन करने के पश्चात किसी दिए गए समय में एक निश्चित कीमत पर वस्तु की उपलब्धता बाजार में उपभोक्ता के लिए करवाता है। अर्थात सप्लाई शब्द का आशय उत्पादनकर्ता के द्वारा उत्पादित वस्तुओं को उपभोक्ता के लिए एक निश्चित कीमत पर और एक दिए गए समय में बाजार में उपलब्ध करवाना सप्लाई कहलाता है। तो सप्लाई में क्या होती है, एक वस्तु होती है, अर्थात एक वस्तु की पूर्ति की जाती है या उपलब्धता करवाई जाती है, जो एक निश्चित कीमत पर की जाती है। यह एक निश्चित कीमत पर की जाती है और यह एक निश्चित समय में की जाती है। अर्थात किसी वस्तु की पूर्ति तब की जाएगी जब वस्तु को एक निश्चित कीमत पर, एक निश्चित समय पर बाजार में उपभोक्ता के लिए उपलब्ध कराया जाए। यदि उसमें कीमत ना हो या समय ना हो तो हम नहीं कह सकते कि वह वस्तु की सप्लाई है। तो सप्लाई में ये तीन चीज़ इम्पॉर्टेंट होती है: वस्तु की कीमत, कौन से समय में और किस वस्तु की उपलब्धता कराई जाती है। वस्तु की उपलब्धता उत्पादनकर्ता अपने उत्पादित वस्तुओं को बाजार में उपभोक्ता के लिए उपलब्ध कराता है। अब हम सप्लाई के क्या क्या घटक हैं, अर्थात कौन कौन से ऐसे फैक्टर हैं, कौन कौन से ऐसे डिटर्मिनेंट हैं जो वस्तु की सप्लाई को प्रभावित करते हैं, उसको हम देखेंगे। तो दूसरा हो गया डिटर्मिनेंट ऑफ सप्लाई, अर्थात पूर्ति के घटक। पूर्ति के कौन कौन से घटक होते हैं, कौन कौन से फैक्टर किसी वस्तु की पूर्ति को प्रभावित करते हैं। जब भी कोई उत्पादनकर्ता किसी वस्तु को बाजार में उपलब्ध कराता है तो कौन से ऐसे फैक्टर होते हैं जो उस वस्तु की उपलब्धता कराने के लिए प्रभावित करते हैं।
उसमें सबसे पहला होता है वस्तु की कीमत। वस्तु की कीमत अर्थात प्राइस ऑफ गुड्स। जिस वस्तु की पूर्ति बाजार में कराई जाती है उस वस्तु की कीमत क्या होगी, यानी वस्तु की पूर्ति और कीमत के बीच में संबंध। क्वांटिटी सप्लाई एंड उस वस्तु की कीमत के बीच में क्या संबंध है। तो हम जानते हैं क्वांटिटी सप्लाई और कीमत के बीच में सीधा संबंध होता है। जितनी भी कीमत ज़्यादा होगी क्वांटिटी सप्लाई ज़्यादा होगा। अगर कीमत में गिरावट आएगी तो वस्तु की पूर्ति में भी कमी आएगी। अर्थात वस्तु की कीमत और वस्तु की सप्लाई के बीच में एक प्रत्यक्ष संबंध देखने को मिलता है। जैसे ही वस्तु की कीमत में वृद्धि होती है उत्पादनकर्ता को यह महसूस होता है कि अगर वह अधिक वस्तु की पूर्ति उत्पादन करने के पश्चात बाजार में सप्लाई करेगा तो उसे ज़्यादा लाभ होगा, ज़्यादा आमदनी की प्राप्ति होगी। वस्तु की पूर्ति और वस्तु की कीमत के बीच के संबंधों को हम लोग लॉ ऑफ सप्लाई के संबंध में स्टडी करते हैं, पढ़ते हैं। तो पहले डिटर्मिनेंट में वस्तु की कीमत और वस्तु के पूर्ति को लॉ ऑफ सप्लाई भी कहा जाता है, जिसे हम एक तालिका और चित्र के माध्यम से समझते हैं। लॉ ऑफ सप्लाई। पूर्ति के नियम। पूर्ति के नियम को हम एक तालिका और चित्र के माध्यम से समझते हैं। सपोज ये एक तालिका मैंने बनाया जिसमें हम वस्तु की पूर्ति और वस्तु की कीमत को दिखाई जाएगी। यहाँ प्राइस ऑफ गुड्स हो गई और यहाँ क्वांटिटी सप्लाई हो गई। मान लिया गया कि वस्तु की कीमत 1 रुपये है तो उस स्थिति में सप्लाई यदि 10 इकाई की हो, जैसे वस्तु की कीमत में 1 से वृद्धि होकर 2 हो जाती है तो उत्पादनकर्ता उस वस्तु की ज़्यादा पूर्ति करता है और वस्तु की पूर्ति अब 15 इकाई हो जाती है। उसी प्रकार जब वस्तु की कीमत 1 रुपये वृद्धि करके 3 रुपये हो जाती है तो वस्तु की पूर्ति 20 इकाई हो जाती है। उसी प्रकार 4 रुपये होने पे 25 इकाई, 5 रुपये होने पे 30 इकाई वस्तु की पूर्ति बाजार में उत्पादन करता है। यहाँ हम वस्तु की कीमत को रुपये में डिनोट करते हैं और वस्तु की सप्लाई को यूनिट में दिखाया जाता है। ये तालिका टेबल 1 है। अब इस टेबल 1 की सहायता से हम एक चित्र बनाते हैं, एक ग्राफ बनाते हैं जिससे हम सप्लाई के नियम को परिभाषित करेंगे। ये एक्स एक्सिस हुआ, ये वाई एक्सिस हुआ। ये एक्स अक्ष, ये वाई अक्ष। एक्स अक्ष पर वस्तु की पूर्ति को दिखाया जाता है, वस्तु की पूर्ति को दिखाया जाता है यानी क्वांटिटी सप्लाई को। वाई अक्ष पर वस्तु की कीमत को दिखाया जाता है यानी प्राइस। वस्तु की कीमत 1, 2, 3, 4, 5 दी हुई है यानी 1, 2, 3, 4, 5।
1 2 3 4 5। क्वांटिटी सप्लाई 10 15 20 25 और 30 दिया हुआ है। 10 15 20 25 30। जब 1 रुपये कीमत होती है तो वस्तु की पूर्ति 10 इकाई हो जाती है। जब 1 रुपये कीमत होती है तो वस्तु की पूर्ति 10 इकाई होती है। 2 रुपये कीमत होने पे वस्तु की पूर्ति 15 इकाई होती है। 3 रुपये होने पे वस्तु की पूर्ति 20 इकाई होती है। 4 रुपये होने पे वस्तु की पूर्ति 25 इकाई होती है, जिसे हम डॉट से दिखा रहे हैं। 5 रुपये कीमत होने पे वस्तु की कीमत 30 इकाई हो जाती है। इस प्रकार हमें बिंदु ए, बिंदु बी, बिंदु सी, बिंदु डी और बिंदु ई प्राप्त होती है। अब हम प्रत्येक बिंदु को जब मिला देंगे तो हमें एक वक्र प्राप्त होगा जो पूर्ति वक्र कहलाएगा। तो दिए गए तालिका से हमने एक वस्तु की पूर्ति और कीमत के बीच के संबंधों को दिखाया। जब कीमत 1 रुपये होती है तो वस्तु की पूर्ति 10 होती है और वस्तु पूर्ति वक्र के बिंदु बी ए पे होती है। उसी प्रकार वस्तु की कीमत में जैसे जैसे वृद्धि होती जाती है वस्तु की पूर्ति में भी वृद्धि होती जाती है और बिंदु ऊपर की ओर चला जाता है। अर्थात हम देख रहे हैं कि पूर्ति वक्र नीचे से ऊपर की ओर जाता है, अर्थात बाएं से दाएं, नीचे से ऊपर की ओर पूर्ति वक्र वृद्धि करता है, जो यह दिखाता है कि वस्तु की पूर्ति और वस्तु के कीमत के बीच में एक सीधा संबंध पाया जाता है। तो हमने इस तालिका और चित्र के माध्यम से वस्तु की पूर्ति और कीमत के बीच के संबंधों को जाना। अब क्या क्या एजम्पशन है, कौन कौन सी मान्यता है जिसके बेस पे हमने पूर्ति के नियम को समझा। एजम्पशन ऑफ लॉ ऑफ सप्लाई, पूर्ति के नियम की मान्यता। तो पूर्ति के नियम की क्या क्या मान्यता है। सबसे पहली मान्यता पूर्ति के नियम की यह है कि जो भी तकनीक है उसमें किसी प्रकार का कोई बदलाव नहीं होता है, यानी तकनीक स्थिर होती है। उसके बाद जो भी कंपनियां मार्केट में मौजूद है उसमें किसी प्रकार का बदलाव नहीं होता है, यानी कंपनियों की संख्या, फर्म की संख्या स्थिर होती है। उसके बाद जो भी सब्स्टिट्यूट गुड्स होते हैं, स्थापन वस्तु होते हैं, उसमें किसी प्रकार का बदलाव नहीं होता है। उसके बाद जिस तकनीक से वस्तु का उत्पादन किया जाता है उसमें भी बदलाव नहीं होता है। तो ये सब वस्तु की में पूर्ति के नियम की मान्यताएं हैं। अब हम पूर्ति के नियम की मान्यता क्योंकि इतनी स्ट्रिक्ट है कि तकनीक में बदलाव ना होना, लेकिन हम देखते हैं कि तकनीक में बदलाव होती है। सामान्यतया हम लोग जब अपने प्रैक्टिकल लाइफ में देखते हैं, बाजार में देखते हैं, तो कई तरह की तकनीक में बदलाव देखने को मिलता है। तो ये इसकी आलोचना की गई। दूसरा जो पूर्ति के नियम की मान्यता है कि मार्केट में, बाजार में कंपनी या फर्म की संख्या स्थिर होना,
जो भी सामान्यतया नहीं होती, उसमें भी बदलाव देखने को हमें मिलता है। उसके बाद तीसरी जो मान्यता है कि सरकार की नीतियों में बदलाव ना होना, लेकिन इसकी भी एक आलोचना है कि हम ये देखते हैं कि सरकार की नीतियों में भी बदलाव देखने को मिलता है। तो ये प्रवृत्ति के नियम की मान्यता और आलोचना है। अब हम जो सप्लाई के अन्य घटक हैं, डिटर्मिनेंट ऑफ सप्लाई जो है पूर्ति के अन्य घटक हैं, उसकी ओर चलते हैं। तो पहला तो हो गया वस्तु की कीमत, दूसरा हो जाएगा प्राइस ऑफ रिलेटेड गुड्स अर्थात संबंधित वस्तु की कीमत, संबंधित वस्तु की कीमत अर्थात जिस वस्तु का उत्पादनकर्ता करता है उससे संबंधित जो वस्तु बाजार में उपलब्ध है उसकी कीमत क्या है या उसकी कीमत क्या होने वाली है, उसके अनुसार उस वस्तु की पूर्ति सप्लाई बाजार में प्रभावित होती है। यदि संबंधित वस्तु की कीमत घटती है तो इसका अर्थ यह है कि संबंधित वस्तु कम कीमत पर बाजार में उपलब्ध है, उपभोक्ता उस वस्तु को खरीद रहा है। ऐसी स्थिति में वस्तु को सप्लाई करने के लिए एक मुश्किल होता है, क्योंकि उस वस्तु से उसे कंपटीशन फेस करना होता है। दूसरी बात, अगर वो वस्तु अत्यधिक सस्ती पे मौजूद है तो उपभोक्ता उसे ही पसंद करेगा। तीसरा चीज आता है तकनीक, टेक्नोलॉजी किसी भी वस्तु के उत्पादन के लिए एक महत्वपूर्ण घटक डिटर्मिनेंट होती है। अगर उत्पादनकर्ता के पास एडवांस टेक्नोलॉजी है, उन्नत तकनीक है, तो वह वस्तु को अत्यधिक मात्रा में कम लागत पर उत्पादन कर सकता है, वस्तु की गुणवत्ता अधिक होगी और वस्तु एक अच्छी क्वालिटी की होगी। दूसरी इसके घटक होते हैं कच्चे माल की उपलब्धता, कच्चे माल की उपलब्धता। अगर बाजार में कच्चे माल की उपलब्धता अधिक है तो इसका मतलब है और सस्ते दाम पर उपलब्ध है, तो कोई भी उद्यमी उस बाजार में आकर व्यवसाय कर सकता है, वस्तु की पूर्ति कर सकता है। अगर उत्पादन अधिक होगा तो वस्तु की पूर्ति अधिक होगी, इसलिए कच्चे माल अधिक होंगे तो अत्यधिक उद्यमी आएंगे, अत्यधिक उत्पादन होगा और वस्तु की पूर्ति अत्यधिक होगी। इसका पांचवा पॉइंट होगा उत्पादनकर्ता की संख्या, उत्पादनकर्ता की संख्या। यदि बाजार में उत्पादनकर्ता की संख्या अत्यधिक है तो वस्तु का उत्पादन अत्यधिक होगा और वस्तु की पूर्ति अत्यधिक हो पाएगी। तो हम ये जानें कि वस्तु की पूर्ति, वस्तु के उत्पादनकर्ता की संख्या कितनी है, इस पे भी डिपेंड करती है। ज़्यादा सप्लायर्स होंगे, ज़्यादा मैन्युफैक्चर करने वाले उस वस्तु के होंगे तो ज़्यादा वस्तु का उत्पादन होगा और ज़्यादा वस्तु की पूर्ति हो पाएगी। उसके बाद सरकार की नीति, गवर्नमेंट की पॉलिसी क्या है, अर्थात सरकार व्यवसायियों के प्रति किस प्रकार की नीतियों का निर्माण करती है। यदि सरकार टैक्स कम करती है, व्यवसायियों को छूट देती है, कई ऐसे जोन बनाती है जिससे हम स्पेशल इकोनॉमिक जोन कहते हैं, तो उसे देखकर कई उद्यमी प्रोत्साहित होते हैं और व्यवसाय में आते हैं और व्यवसाय करते हैं और उत्पादन करते हैं, तो वहाँ पे वस्तु का उत्पादन अधिक होगा और वस्तु की पूर्ति भी अधिक होगी। कुछ ऐसे वस्तु होती है जो मानसून पे डिपेंड करता है। अगर मानसून अच्छी होगी तो वस्तु की उत्पादन अत्यधिक होगी, यानी मानसून पर आधारित वस्तु। हम जानते हैं हमारे देश में
कई ऐसी वस्तुएं होती हैं जो मॉनसून पे बेस्ड होती है। जानते हैं हमारे देश में कई ऐसी वस्तुएं होती हैं जो मॉनसून पे बेस्ड होती है। अगर मानसून अच्छी हुई तो वस्तु की उत्पादन अच्छी होगी और वस्तु का सप्लाई अच्छा होगा। जैसे अगर मानसून अच्छा हुआ तो धान की फसल अच्छी होगी और धान का सप्लाई ज़्यादा हो पाएगा। उसके बाद यातायात की सुविधा, ये भी हम ले सकते हैं। अगर यातायात की सुविधा है तो कनेक्टिविटी अच्छी होगी, तो एक स्थान से दूसरे स्थान पे वस्तु को उत्पादन करने के पश्चात उसे आसानी से पहुंचाया जा सकता है। तो इस वीडियो के माध्यम से हमने देखा कि वस्तु की पूर्ति क्या है, पूर्ति के क्या क्या घटक हैं और पूर्ति किन किन घटकों से प्रभावित होती है। आने वाले वीडियो में हम देखेंगे कि पूर्ति में किस प्रकार से वृद्धि होती है या कमी आती है। धन्यवाद।